सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अजीब विडंबना है सियासत की। एक रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में हर दिन करीब 8 किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। ये मैं नहीं बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में महाराष्ट्र के राहत और पुनर्वास मंत्री मकरंद जाधव ने जवाब में दिया है। चौंक रहे होंगे आप ये सुनकर कि इस जवाब में ये कबूला गया है कि पिछले 56 महीनों में औसतन हर दिन 8 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहे हैं। मंत्री जी ने बताया है कि 1 जनवरी से लेकर पिछले साल 31 दिसंबर तक 952 किसानों ने मजबूरीवश आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। एक रिपोर्ट और है, जहाँ जिस इलाके में औरंगजेब की कब्र है संभाजी नगर में, वहाँ के आसपास के करीब 2000 किसानों ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। वजह आर्थिक तंगहाली, मजबूरी और सर पर पड़े लाखों रुपए के आर्थिक बोझ। लेकिन भला कहाँ इस बात की चिंता सियासतदानों को है। आज तो बस देशवासियों के मन मस्तिष्क में केवल और केवल सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। और तभी मैं इसे कहता हूं कि सियासत का घिनौना चेहरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय राजन। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम मुद्दे की बात राजन के साथ में। आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। दोस्तों, मन अजीब सा उचाट हो जाता है जब आज के सियासत का एक विकृत रूप पूरे देश में देखने को मिलता है। हर तरफ अफरा तफरी और अनर्गल मुद्दों का भरमार है। महाराष्ट्र के नागपुर में जिस बात की पटकथा आज से 15 दिन पहले लिखी जा रही थी, परिणति नागपुर में देखने को मिली। वजह तो आप जानते ही हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक नई मुहिम महाराष्ट्र सरकार के शाह पर शुरू की। वो ये कि संभाजी नगर में मौजूद मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब के कब्र को कुछ इसी अंदाज में नेस्तनाबूद करना जैसा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के साथ हुआ था। कुछ अफवाहों के जरिए आग ऐसी फैलाई गई कि देखते देखते पूरा नागपुर जल गया। इसके बारे में बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने तमाम न्यूज चैनलों पर, अखबारों में ये खबर पढ़ी होगी। अब ये नागपुर की बात कर ली जाए। ये नागपुर वही स्थान है जिसकी पहचान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से है, जिसकी पहचान वहाँ मौजूद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय से है। और सबसे बड़ी बात कि सांप्रदायिक सौहार्द के मिसाल के तौर पर यहाँ की संस्कृति की पहचान रही है। मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने बहुत खोजने की कोशिश भी की कि पिछले 1-2 दशकों में नागपुर में शायद इस तरह का कोई दंगा या फसाद हुआ हो, लेकिन जो न हुआ हो आज वो करवाया जा रहा है। पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे और सरकार के तमाम मंत्री विधायकों ने औरंगजेब के कब्र तोड़े जाने का बयान देकर मामले को गरमाया, और देखते देखते माहौल क्या से क्या हो गया। अब सरकार कहती है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी पहले घर में आग लगा दिया जाए फिर उसे बुझाने का इंतजाम किया जाए। ये वही महाराष्ट्र है जिसके किसानों की दुर्दशा गाथा मैंने खुद महाराष्ट्र सरकार के मंत्री विधान परिषद में बताते हैं। मैंने तो बताया ही कि मंत्री जी ने क्या कुछ कहा है कि 56 महीने में करीब 8 किसान बेबसी में हर दिन जान देने को मजबूर हैं। किसान जान दे तो दे, इससे भला किसी व्यवस्था, किसी सरकार पर क्या आने वाला है। जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। ये एक नियत बन गई है। मैं ये कतई नहीं कहता कि औरंगजेब एक बहुत ही बेहतरीन शासक था। इस्लाम को मानने वाला कट्टर शासकों में औरंगजेब शुमार था, इसमें भी भला कोई दो राय नहीं है। और किसी को परहेज भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। लेकिन आज अचानक ये क्या हो गया है कि इस कब्र को लेकर इतना हाय तौबा सियासतदानों ने मचा रखा है। आज देश में तमाम जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जिसको लेकर सरकारें चिंता दिखाएं तो शायद ये देश और समाज के लिए बेहतर होगा। जब मैं ये कहता हूँ तो सुनने वाले कुछ लोग निश्चित तौर पर ये कहते होंगे कि भाई ये क्या बेवजह का ज्ञान बांट रहा है। कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, उसके लिए उनकी मुहिम चल रही है।
और ये बड़ा इत्तेफाक होता है कि जिस राज्य में चुनाव होना रहता है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का वहीं पे कथावाचन का कार्यक्रम लग जाता है। अब चलिए महाराष्ट्र से चले उत्तर प्रदेश की ओर। नागपुर की तरह संभल में भी आज से कुछ महीने पहले ऐसे ही हालात बने और देखते देखते आज संभल के बगैर शायद ही कोई न्यूज चैनल का बुलेटिन पूरा होता हो। क्या माहौल बना था, ये सब ने देखा है, आपने भी देखा होगा। पिछले 1000 साल से संभल में एक नेजा मेला का आयोजन होता आ रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये नेजा मेला क्या है भाई। सैयद सलार मसूद गाजी की याद में इस मेले का आयोजन होता है। ये वही सलार मसूद गाजी है जो क्रूर आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था। महमूद गजनवी को तो आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा। करीब सन 1000 से लेकर के 1027 के आसपास भारत पर 17 बार इसने आक्रमण किया। इसमें दो राय नहीं कि इसने लाखों हिंदुओं का सरेआम कत्ल किया और तो और 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार सोमनाथ मंदिर पर 16 बार आक्रमण कर उसे मंदिर को धाराशाही करने की कोशिश की। यह महमूद गजनवी का था। दोस्तों, इतिहास में ये बातें दर्ज हैं। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। ऐसे सलार मसूद गजनी जिसने दिल्ली, मेरठ, बुलंदशहर, बदायूं, कन्नौज से कत्लेआम करते हुए हिंदू धार्मिक स्थलों को तबाह करते हुए बाराबंकी तक ये पहुंचा था। लखनऊ से सटा हुआ जो बाराबंकी है, यहाँ से वो बहराइच फतह करने के लिए आगे बढ़ा। ये बात अलग है कि बहराइच वो फतह क्या कर पाता। हिंदू राजा सुहेल देव ने तमाम हिंदू शासकों के साथ मिलकर उसका वहीं पर कत्ल कर दिया। उसके करीब 30,000 सैनिकों में से ज़्यादा सैनिकों को मार डाला, क्योंकि मसूद का मकसद था कि बहराइच फतह करने के बाद वो अयोध्या की ओर कूच करता। लेकिन इत्तेफाक देखिए, हिंदू राजा एक हुए। सुहेल देव ने बहराइच में इस आतताई को मार गिराया और बहराइच में ही इससे चित्तौड़ झील के पास दफन कर दिया गया। यानी एक कब्र यहाँ भी बना। जैसे महाराष्ट्र में औरंगजेब का कब्र संभाजी नगर में था, बहराइच में मसूद का कब्र बनाया गया। और बहराइच में चित्तौड़ झील, जैसा कि मैंने बताया, और यही इस कब्र पर जिस दिन इसकी हत्या की गई थी या जिस दिन इसको जमींदोज किया गया था, जिस दिन इसको कब्र में गाड़ा गया था, उस मौके पर यहाँ पर जेठा मेला का आयोजन किया जाता था। जेठा मेला की परंपरा चली आ रही थी, चाहे नेजा हो या जेठा का मेला। नेजा मेला की तो संभल में इजाज़त ही नहीं दी गई है। तमाम तरह के अनुरोध किए जा रहे हैं कि इसको धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द के रूप में इस मेला का आयोजन किया जाए, लेकिन प्रशासन फिलहाल इजाज़त देने के मूड में नहीं है। अब ये जो जेठा मेला बहराइच में आयोजित किया जाता है, इसके खिलाफ भी याचिका लगा दी गई है स्थानीय प्रशासन के सामने कि भाई इस पर भी रोक लगना चाहिए। जो हिंदुओं का कत्लेआम करने वाला था सलार मसूद गाजी, उसके कब्र पर कैसे इस तरह के मेले का आयोजन हो और लोग जाकर के वहाँ पर माथा टेके। दोस्तों, आपको पहले भूमिका बता दिया, अब समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। कट्टरपंथी जो ताकतें हैं ना, चाहे वो हिंदू संप्रदाय में हो या मुस्लिम संप्रदाय में हो, ये निश्चित तौर पर देश और समाज के लिए बहुत घातक होते हैं। और इन्हीं कट्टरपंथी ताकतों की वजह से देश में एक घिनौनी राजनीति का सिलसिला शुरू हो चुका है। कट्टरपंथी कहने का मतलब मेरा हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए है। आप समझिए, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, इसके लिए निश्चित तौर पर चाहे वो किसी संप्रदाय के लोग हों, उनमें कट्टरपंथी ताकतों को दरकिनार करना ही पड़ेगा। हर धर्मिता छोड़नी ही पड़ेगी। हिंदू कट्टरपंथी ताकतों को ये चाहिए कि वो ऐसे मुद्दों को न छेड़े जिससे देश में रोजी रोजगार और विकास के एजेंडे पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़े और सांप्रदायिकता के इर्द गिर्द सियासत शुरू हो जाए। और मुस्लिम कट्टरपंथी ताकतों को ये समझना होगा कि हिंदुस्तान की जो एकता है, गंगा जमुनी तहजीब है, उसे कायम रखने में अगर लगता है कि औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा न टेका जाए, सलार मसूद गाजी के कब्र पर जाकर के माथा न टेका जाए, तो उसे तिलांजलि देनी चाहिए। होली के मौके पर मैं कुछ वीडियो देख रहा था जिसमें गंगा जमुनी तहजीब का हवाला देते हुए हिंदू और मुसलमान भाई एक दूसरे से गले मिलते नजर आए। मैं सोच रहा था कि काश ये माहौल पूरे देश में हो जाता।
तो शायद हम आपका सम्मान करते, आप मेरा सम्मान करते, और ये जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वो इस घिनौनी सियासत करने में सफल नहीं होती। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल औरंगजेब की कब्र, बहराइच के सलार मसूद गाजी की कब्र, संभल के नेजा मेला हो या बहराइच का जेठा मेला हो, दोनों काम, दोनों से किसी भी संप्रदाय का या किसी भी कौम का भला हो जाता है। देश आज 21वीं सदी के दहलीज पर खड़ा है और इसे हम मानते हैं कि हमारी सोच की जो सोच हमारी उपज गई है वो दशकों पीछे चली गई है। 21वीं सदी की सोच होनी चाहिए, सर्वत्र समभाव, विकास, रोजी रोजगार से लेकर के तमाम जो समस्याएं हैं उससे ऊपर उठकर देश लगातार विकास के क्रम में आगे बढ़ता जाए। विश्व आज हमारी तरफ एक आशा भरी नज़र से देख रहा है। ऐसे में निश्चित तौर पर इस तरह की घिनौनी सियासत को बढ़ावा देने वालों को सोचना चाहिए कि हम आखिर ये कौन सा करतूत कर रहे हैं, देश को कहाँ ले जा रहे हैं। विश्व शक्ति की परिभाषा गढ़ने वाले देश में भला ऐसे माहौल की जरूरत क्या आन पड़ी है। भाई, बात बिल्कुल साफ है, जब सत्ता केवल भोग की वजह से बनेगा तो सियासत में ऐसे ही उल जलूल मुद्दे होंगे, वरना जब लक्ष्य विकास आम आदमी की जरूरतों के इर्द गिर्द रहेगा तो शायद औरंगजेब के कब्र, नेजा मेला, जेठा मेला या सलार मसूद गाजी के कब्र को लेकर के चर्चाएं नहीं होंगी। हम ये कहाँ कहते हैं कि महमूद गजनवी से लेकर बाबर तक या फिर सलार मसूद गाजी, तमाम आक्रांता हमारे देश में अमन चैन का पैगाम लेकर आए थे। वो तो लुटेरे थे ही, देश की सभ्यता संस्कृति सबको लूट कर ले जाना उनका मकसद था। लेकिन आज हमें क्या हो गया है, हम किन पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। इतिहास में इनकी आलोचना होती रही है। आज जो घटनाएं हैं वो जब इतिहास बनेंगी तो उसमें भी ऐसी घटनाओं का जिक्र होगा और आलोचना होगी। लेकिन हमें ये सोचना होगा कि इतिहास में दफन जो चीज़ें हैं उन मुद्दों से केवल हम सबक लेना चाहिए, हम सबको सबक लेना चाहिए, ना कि आज की स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में उसे लाकर घिनौने सियासत का हिस्सा बनाया जाए। जब हम इतिहास की बात करेंगे तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या हमारे देश में हिंदू शासकों ने हिंदुओं या फिर हिंदू राजाओं का कत्ल नहीं किया। बहुत सारे उदाहरण हैं, पढ़िएगा, देखिएगा। तो क्या हम अलग अलग जातियों और हिंदू राजाओं को लेकर आने वाले दिनों में सियासत शुरू कर देंगे? भाई, बात बिल्कुल साफ है। मेरा तो साफ मानना है कि एक बड़े सपने और बड़े लक्ष्य के लिए कोई फिजूल बातों को कतई तरजीह नहीं दी जानी चाहिए, वरना हालात नागपुर और संभल जैसे हो जाएंगे। इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ही जगह विध्वंसकारी ताकतें मौजूद हैं और सियासतदान उनका बखूबी इस्तेमाल करना जानते हैं। तो इससे सचेत होने की आवश्यकता है। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और दृष्टांत न्यूज़ से सीधे जुड़ने के लिए मैं बार बार अनुरोध करता हूँ, इसे सब्सक्राइब कीजिए। मिलूंगा आपसे कुछ और मुद्दों के साथ अगले कार्यक्रम में। नमस्कार।